नमस्ते बच्चों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। अगर कल की वीडियो आप सभी ने देखी है, आपको अच्छी लगी, तो आज की वीडियो के लिंक सभी को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल हम पढ़ चुके हैं जनसंख्या वितरण का अर्थ और जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं और जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, भौगोलिक कारकों के बारे में, आर्थिक कारकों के बारे में और हमने सांस्कृतिक व सामाजिक कारकों के बारे में विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। इसी चैप्टर को अब हम आज आगे बढ़ाते हैं और आज इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम जनसंख्या वृद्धि से। किससे शुरुआत करते हैं हम? जनसंख्या वृद्धि से। तो अब जनसंख्या वृद्धि से अगर हम शुरुआत करते हैं तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम जनसंख्या वृद्धि क्यों पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, क्यों आवश्यक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, किसी भी क्षेत्र की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सूचकांक के लिए हमें किसको पढ़ना पड़ता है? जनसंख्या वृद्धि को पढ़ना पड़ता है। किसी भी क्षेत्र की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास का सूचकांक होती है जनसंख्या वृद्धि। अब होते हैं कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? दो समय अंतरालों के बीच में हुए परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यानी दो समय अंतरालों के बीच में, कितने समय अंतरालों में? दो समय अंतरालों के बीच में हुए जनसंख्या के परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। हो सकता है ये परिवर्तन 1 साल में हो सकता है ये परिवर्तन 2 साल में हो, लेकिन अलग अलग देशों में अलग अलग है। जैसे हमारे देश के अंदर जनसंख्या वृद्धि का आंकड़ा 10 साल के अंदर अंतराल के अंदर देखा जाता है। यानी हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि कितने साल के बाद में आंकड़े तैयार किए जाते हैं? तो कितने साल के बाद आंकड़े तैयार किए जाते हैं? 10 साल के बाद आंकड़े तैयार किए जाते हैं। अब आता है कि जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? जनसंख्या वृद्धि दर धनात्मक भी हो सकती है और जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक भी हो सकती है। यानी जनसंख्या बढ़ भी सकती है और जनसंख्या घट भी सकती है। जैसे कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि जनसंख्या वृद्धि का मतलब तो सिर्फ क्या होता है? जनसंख्या बढ़ना। बिल्कुल नहीं बच्चों, जनसंख्या वृद्धि दर का मतलब धनात्मक भी हो सकता है और जनसंख्या वृद्धि का मतलब ऋणात्मक भी हो सकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए किसी 1 साल के अंदर जनसंख्या में अगर जन्म लेने वालों बच्चों की संख्या क्या है? अधिक है, तो जनसंख्या बढ़ेगी। और अगर मान लीजिए किसी 1 साल के अंदर जनसंख्या, यानी जन्म लेने वालों की बच्चों की अपेक्षा क्या है? मरने वालों की संख्या अधिक है, तो जनसंख्या क्या होगी? ऋणात्मक। यानी 2 समय अंतराल में, आप इसी परिभाषा से उठा सकते हो। जैसे देखो, 2 समय अंतरालों के बीच में, तो आप इसी परिभाषा से उठा सकते हो कि 2 समय अंतरालों के बीच में अगर जन्म दर अधिक है तो क्या हुई है? जनसंख्या धनात्मक है। अगर 2 समय अंतरालों के बीच में जनसंख्या क्या हो गई है? ऋणात्मक हो गई है, यानी मृत्यु अधिक हो गई है, तो वो जनसंख्या क्या कहलाएगी? ऋणात्मक। जैसे मैं आपके एक गाँव का एग्जाम्पल देती हूँ। आप सभी गाँव से या शहर से हो। जैसे आपका एक छोटा सा गाँव है, इस गाँव के अंदर कुल जनसंख्या कितनी है? 50। मान लेते हैं 50 है। आपको लग रहा है बहुत कम है, कोई बात नहीं है। कितनी जनसंख्या है? 50 है। ये बात है मान लीजिए 2021 की है। किसकी है? 2021 की। अब 2022 में जब आप दोबारा काउंट करते हो जनसंख्या को, तो आपके गांव के अंदर 60, कितनी जनसंख्या हो जाती है? 60। यानी कितनी वृद्धि हुई है? 10। तो ये 10 वृद्धि किससे हुई है? यानी जन्म लेने वालों की संख्या क्या हुई है? बढ़ी है। और उसके बाद मान लीजिए आप फिर से काउंट करते हैं 2023 में। क्या काउंट करते हैं? 2023 के अंदर। लेकिन जनसंख्या 2023 में कितनी हो गई है? 55। कितनी जनसंख्या है? मान लीजिए 55 जनसंख्या है। तो 55 जनसंख्या है, तो आप बताइए 60 ज़्यादा होते हैं कि 55? 60 ज़्यादा होते हैं और 55 क्या होते हैं? कम। तो इसका मतलब कि लोगों की क्या हो गई है यहाँ पे? मृत्यु। लोगों की यहाँ क्या हो गई है? मृत्यु। तो इस वर्ष की जनसंख्या क्या हो जाएगी? जनसंख्या ऋणात्मक हो जाएगी। यानी 2 समय अंतराल, 2021 और 22 हो गए 2 समय अंतराल, 22 और 23 हो गए 2 समय अंतराल। यानी 2 समय अंतरालों के बीच में अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो वो धनात्मक है। अगर 2 समय अंतरालों के बीच में जनसंख्या घट रही है तो वो जनसंख्या क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अब जनसंख्या को किस में व्यक्त किया जाता है? प्रतिशत में। किस में व्यक्त किया जाता है जनसंख्या को? ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आता है, रेगिस्तान में भी आता है, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि जनसंख्या को खालिस्तान में व्यक्त किया जाता है, तो जनसंख्या को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या को हम 2 तरीकों से प्रकट कर सकते हैं, यानी व्यक्त कर सकते हैं। एक तो कौन सा तरीका है? निरपेक्ष संख्या, और दूसरा कौन सा तरीका होता है?
प्रतिशत। जैसे मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी जनसंख्या को, एक प्यारा सा क्वेश्चन बताया था मैंने आपको कि जनसंख्या को खाली स्थान में व्यक्त किया जाता है तो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ मैंने आज एक नया शब्द लिखा है निरपेक्ष संख्या। कौन सा? निरपेक्ष संख्या। निरपेक्ष संख्या का मतलब होता है कि कैसे निकालते हैं निरपेक्ष संख्या। जैसे आपकी पहले की काउंट की हुई जनसंख्या है और आपने अभी काउंट की है जनसंख्या, पहले की काउंट की हुई जनसंख्या और अभी काउंट की हुई जनसंख्या, दोनों के अंतर को क्या कहते हैं? अगर दोनों के अंतर हम निकालते हैं तो वो कौन सी जनसंख्या आती है? निरपेक्ष जनसंख्या आती है। अब प्रतिशत को भी इसी का उपयोग करते हैं। जब हम निरपेक्ष जनसंख्या के अंदर किसका 100 से गुना कर देते हैं तो क्या निकलता है? प्रतिशत। जब निरपेक्ष संख्या को किससे गुना कर देते हैं? हम 100 से गुना करते हैं तो क्या निकलता है? प्रतिशत। जैसे आप P1 को मान लीजिए पहले काउंट की गई और P2 को क्या मान लीजिए आप बाद में काउंट की गई और P से आप जनसंख्या यानी इंटू 100, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? प्रतिशत निकाल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जनसंख्या वर्दी को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए साथ में ताकि आप इंपॉर्टेंट नोट से बना सके। अब आगे पढ़ते हैं हम इसी में प्रवास। क्या पढ़ते हैं? प्रवास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब भी हम जनसंख्या परिवर्तन के घटक पढ़ते हैं तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक होते हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास। क्या होते हैं? जन्म, मृत्यु, प्रवास। तो इसी जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटकों में से आज हम पहला घटक पढ़ते हैं प्रवास। क्या पढ़ते हैं? प्रवास। एक स्थान से दूसरे स्थान पे आना जाना क्या कहलाता है? प्रवास। एक स्थान से दूसरे स्थान पे आना जाना क्या कहलाता है? प्रवास। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि आप अपने घर से नानी के घर गए और नानी के घर से आप वापस आ गए, यानी एक स्थान पे आप गए और दूसरे स्थान से आप आ गए हो, तो इसे आने जाने को आप क्या कहोगे? प्रवास। ये स्थायी प्रवास नहीं है जो मैंने उदाहरण दिया है। कौन सा है? अस्थायी प्रवास है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे आने जाने को क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। प्रवास को आकर्षित करने वाले 2 कारक होते हैं, एक तो प्रतिकर्ष और दूसरा कौन सा कारक होता है? अपकर्ष। प्रतिकर्ष यह वह कारक है जो हमें स्थान छोड़ने के लिए के लिए मजबूर करते हैं। उसे कौन से कारक कहते हैं? प्रतिकर्ष और अपकर्ष। ये सभी कारक कौन से हैं? ये सभी वह कारक है जो हमें अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। 2 कारक है प्रवास के। कितने कारक होते हैं? 2। एक है प्रतिकर्ष और दूसरा कौन सा है? अपकर्ष। प्रतिकर्ष जो हमें स्थान छोड़ने को मजबूर करते हैं और अपकर्ष जो हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हो देश के अंदर, आपने कभी कभी आप सुनते हो कि देश में बाढ़ आ गई है, तो क्या बाढ़ वाले स्थान पे आप जाना पसंद करोगे या करोगे? नहीं करोगे। या फिर कहीं पे आप देखते हो तूफान आ गया है, तो तूफान वाले स्थान पे क्या आप रहना पसंद करोगे? नहीं करोगे। ऐसा क्षेत्र जहाँ पे ना आपको कोई चिकित्सा की सुविधा मिलती है, ना आपको कोई रोजगार मिलता है, ना आपको कोई शिक्षा की सुविधा मिलती है, तो क्या आप उस क्षेत्र में रहना पसंद करोगे? क्या? नहीं। आप उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे चले जाओगे। तो ये कौन से कारक है? प्रतिकर्ष है। वह कारक जो हमें स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं उन्हें कौन से कारक कहते हैं? प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। उदाहरण भी आ जाता है कि प्रतिकर्ष कारकों का उदाहरण कौन सा है, तो कौन से हो गए? बाढ़, तूफान और प्रतिकूल जलवायु व बेरोजगारी। प्रतिकूल जलवायु, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप प्रतिकर्ष में पढ़ोगे तब भी आपको क्या मिलेगी? जलवायु शब्द मिलेगा। और जब आप कौन सा पढ़ते हो? अपकर्ष पढ़ते हो, तब भी आपको कौन सा शब्द मिलेगा? जलवायु। लेकिन हम अनुकूल जलवायु में रहना पसंद करेंगे। जो जलवायु अच्छी है, जैसे अभी हमने भौगोलिक कारक पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था कि हम भूमध्य सागरीय जलवायु में और मानसूनी जलवायु में रहना पसंद करेंगे। तो वो जलवायु क्या है? हमारे अनुकूल है, वो हमें अपनी ओर क्या कर रही है? आकर्षित कर रही है। और ऐसी जलवायु जो उष्ण जलवायु है, मरुस्थलीय जलवायु है, बर्फीली जलवायु है, वो कौन सी जलवायु है? प्रतिकूल जलवायु है। वहाँ रहना हम पसंद नहीं करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, सिर्फ जलवायु शब्द नहीं पढ़ना है, आपको देखना है कि प्रतिकूल जलवायु लिखा हुआ है या फिर कौन सा लिखा हुआ है? अनुकूल जलवायु लिखा हुआ है। अगर प्रतिकूल है, एक जैसे कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, वहाँ जाके उनको ध्यान नहीं रहता कि प्रतिकूल या अनुकूल जलवायु
कभी कभी हो जाता है। तो आप एक छोटी सी ट्रिक और भी बता देती हूँ, जैसे प्रतिकूल, और कौन सा शब्द आता है, प्रतिकर्ष। प्रतिकूल जलवायु किसका उदाहरण होगा, प्रतिकर्ष का होगा। और अनुकूल जलवायु, ऐसे अनुकूल और ऐसे अपकर्ष, किसका उदाहरण होगा, अपकर्ष जलवायु का उदाहरण, अपकर्ष कारक का उदाहरण होगा। और जैसे ही अपकर्ष कारक जो हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, वो कौन से कारक होते हैं, अपकर्ष कारक। जैसे आप सभी मेले में तो जाते हो, बच्चे जाते हैं अक्सर, छोटे मोटे मेले कहीं ना कहीं स्थानीय मेले लग ही जाते हैं। तो दो दुकानें हैं, या कहीं आप बाज़ार में मम्मी पापा के साथ जाते हो तो एक दुकान है जहाँ पे अच्छी अच्छी गुड़ियाँ हैं, जहाँ पे अच्छे अच्छे खिलौने हैं, आइसक्रीम है। आप वहाँ क्या आप उस स्थान पे क्या एक ऐसी दुकान है, जैसे पास पास है दोनों दुकान, एक दुकान पे खिलौने आइसक्रीम है, दूसरी दुकान है जो आपके किसी काम की नहीं है, वहाँ पे कोई अच्छी चीज़ें नहीं है, तो आप कौन सी दुकान की तरफ आकर्षित होते हो, जो अच्छी दुकान है उसकी तरफ या जो अच्छी नहीं है उसकी तरफ। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी दुकान की तरफ जाना पसंद करेंगे। तो उसके बाद यानी हम वहाँ जाएंगे जहाँ पे हमें सभी प्रकार की सुविधा मिलती है। अगर कोई व्यक्ति है जो बेरोजगार है और उसको रोजगार मिल गया तो किस क्षेत्र की तरफ जाएगा, रोजगार के क्षेत्र की तरफ जाएगा। अगर कोई बच्चा है जो उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो शिक्षा वाले क्षेत्र की तरफ जाएगा। अगर कोई अनुकूल जलवायु की तरफ, अच्छी जलवायु की तरफ आकर्षित होगा। यानी प्रवास के कितने कारक होते हैं, दो। एक जो हमें स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करता है और दूसरा कौन सा है जो हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सभी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जैसे रोजगार हो सकता है या फिर शिक्षा हो सकती है, चिकित्सा हो सकती है। और वो सभी स्थान जो हमें स्थान छोड़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं, जैसे बाढ़ हो सकती है, तूफान हो सकता है। तो अक्सर एग्जाम में उदाहरण आते हैं कि प्रतिकर्ष कौन सा कारक है और अपकर्ष कौन से कारक है, आप उदाहरण दीजिए। तो आप दो उदाहरण लिख सकते हो। प्रतिकर्ष का कौन सा हो गया, बाढ़ व तूफान। अपकर्ष के कौन से हो गए, रोजगार व शिक्षा। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, जनसंख्या परिवर्तन का कौन सा घटक पढ़ रहे थे हम, प्रवास घटक पढ़ रहे हैं। प्रवास के अंदर हमने पढ़ चुके हैं कि प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक है, कौन सा कारक होते हैं, आकर्षक कारक और प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक। इसी के मिलते जुलते दो शब्द दिए गए हैं, उद्गम क्षेत्र और कौन सा शब्द है, गम्य क्षेत्र। जिस स्थान से लोग जा रहे हैं उस स्थान को क्या कहते हैं हम, उद्गम क्षेत्र। जिस स्थान पे लोग पहुंच जाते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं, गम्य क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहते हैं, जैसे एक कौन सा क्षेत्र होता है, उद्गम क्षेत्र, और दूसरा कौन सा क्षेत्र होता है, कौन सा क्षेत्र होता है, गम्य क्षेत्र। जैसे मान लीजिए दो क्षेत्र हो गए हैं, एक तो उद्गम क्षेत्र है, दूसरा कौन सा है, गम्य। हम यहाँ से जा रहे हैं और वह स्थान जहाँ पे हमें पहुँच गए हैं वो स्थान कौन सा होता है, गम्य क्षेत्र। तो उद्गम क्षेत्र से जनसंख्या क्या होगी, कम होगी, और जनसंख्या बढ़ेगी कहाँ पे, गम्य क्षेत्र को। उद्गम क्षेत्र क्या होता है, उत्प्रवासी। जैसे जहाँ से लोग जा रहे हैं वो क्या हो गए, उत्प्रवासी, और जहाँ पे पहुँच गए वो कौन सा हो गए हैं, अप्रवासी। तो हमारे भारत में अक्सर देखा जाता है कि जो प्रवास हो रहा है वो कहाँ होता है, गाँव से गाँव ज़्यादा होता है। कहाँ होते हैं, गाँव से गाँव ज़्यादा प्रवास होता है। क्यों, क्योंकि अगर उदाहरण देते हैं कि साथ विवाह इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि भारत के अंदर गांव के अंदर जो प्रवास हो रहे हैं वो ज़्यादा प्रवास किसके हो रहे हैं, महिलाओं के प्रवास क्या हो रहे हैं, पुरुषों की तुलना में अधिक हो रहे हैं। जैसे शादी करने के बाद महिला अपने स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे चली जाती है। तो या फिर गांव से प्रवास किसकी तरफ होते हैं, अगर गांव से गांव प्रवास हो रहे हैं, इसका उदाहरण कौन सा हो गया कि महिलाएं शादी के बाद, या फिर विवाह इसका उदाहरण हो गया क्योंकि महिलाएं शादी के बाद प्रवास करती है। और जब प्रवास गांव से शहर की तरफ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, गांव से शहर की तरफ। गांव से अगर प्रवास गांव से गांव की तरफ हो रहा है, और भारत में ज़्यादातर कौन सा प्रवास हो रहा है, गांव से गांव की तरफ। तो इसका कारण मुख्य रूप से क्या होता है, विवाह है। क्या होता है, कौन सा कारण होता है, विवाह। और जिसे कोई, और इससे होती किसका ज़्यादा है, महिलाओं का प्रवास ज़्यादा होता है। और दूसरा प्रवास होता है गांव से शहर की तरफ, गांव से शहर की तरफ। तो गांव से शहर की तरफ प्रवास ज़्यादा पुरुषों का होता है महिलाओं की तुलना में। कारण क्या होता है,
रोजगार। कारण क्या होता है? रोजगार। क्योंकि गांव के लोग जो पुरुष होते हैं वो रोजगार के लिए कहाँ जाते हैं? शहरों की तरफ। और गांव की जो महिलाएं होती है वो शादी करने के बाद दूसरे स्थान पे जाती है, तो गांव से गांव की तरफ जाती है। या फिर अपने भारत के अंदर प्रवास, जैसे प्रवास दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो राष्ट्रीय प्रवास भी हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास भी होता है। तो राष्ट्रीय प्रवास जैसे एक ही देश के अंदर होना, जैसे आप राजस्थान, जैसे हम राजस्थान राज्य के हैं और हम उत्तर प्रदेश चले जाते हैं, या फिर हम हरियाणा चले जाते हैं, या एक शहर से हम दूसरे शहर में चले जाते हैं, तो इसका जनसंख्या पे कोई, भारत की जनसंख्या पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव पड़ता है किस पे? जनसंख्या घनत्व पे। किस पे? जनसंख्या वितरण और घनत्व पे इसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर प्रवास हो जाता है, हमेशा स्थायी प्रवास एक देश से दूसरे देश में हो जाता है, तो वहाँ की जनसंख्या पे क्या पड़ता है? इसका प्रभाव पड़ता है। तो अब एक बार दोबारा देख लेते हैं हम। उद्गम क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ पे जनसंख्या क्या होगी? कम। वहाँ पे जनसंख्या क्या होगी? कम। और गतव्य क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ पे जनसंख्या क्या होती है? हमेशा बढ़ती है। जनसंख्या हमेशा बढ़ती है। वह स्थान जो हम छोड़ के जाते हैं, वह स्थान जहाँ से हम प्रवास करते हैं, वो क्षेत्र कौन सा है? उद्गम क्षेत्र है। वह क्षेत्र जहाँ पे हम पहुँच जाते हैं, वो क्षेत्र कौन सा होता है? गतव्य क्षेत्र होता है। आपको पता ही है कि जन्म दर, जन्म का मतलब होता है कि प्रति 1000 व्यक्तियों पे जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, और मृत्यु का मतलब होता है प्रति 1000 व्यक्तियों पे मरने वालों की संख्या। तो जन्म दर का मतलब जन्म लेने वालों की प्रति 1000 पे, और मृत्यु का मतलब मरने वालों की प्रति 1000 व्यक्तियों पे संख्या हो जाएगी। तो इन जनसंख्या परिवर्तन के घटकों को हम आगे की वीडियो में विस्तृत अध्ययन करेंगे, और इसका आगे की वीडियो में विस्तृत अध्ययन करने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। धन्यवाद।